सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस किसी को डाउट नहीं है उसमें, एवरीबडी नोज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है R1 प्लस R2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। अब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसे नहीं किया करेंगे। अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे हैं R1 और R2 तो प्लीज ये बैठ के रेसिप्रोकल बिजनेस मत करिए, आप सीधे सीधे ऐसे लिखिए R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इफेक्टिव। और कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सिर्फ एलसीएम लिए, राइट। तो आज की बात हम शुरू कर रहे हैं विद व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉन्फ़िगरेशन बाय विच यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। कोई पीस ऑफ वायर आपको लाके दे दे तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं विद दिस अरेंजमेंट कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? इसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ना तो कहीं व्हीट है, ना स्टोन है, ना ब्रिज है। तो ये दिस वाज इन्वेंटेड बाय Professor Wheatstone at London University, so in his honor it is called Wheatstone Bridge. It is an arrangement like this. You have a known resistance, ये resistance आपको पता है P, एक और resistance है जो आपको पता है Q, तो they are called known arms, right? So these are known to you, ये आपको पहले से पता है 5 and 10, 50 और 100, 50, 50, whatever. You can adjust them, इसको ratio arm भी बोलते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, देन यू हैव अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, अ रेजिस्टेंस बॉक्स और मे बी सम अदर फॉर्म। दिस इज अ सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। जनरली इन आवर लैब्स एंड अदर थिंग्स वी हैव रेजिस्टेंस बॉक्सेस, उस पर लिखा होता है की के ऊपर 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, तो जितनी की आप बाहर निकाल देते हैं उतना रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है। देन कम्स यू हैव दिस अननोन रेजिस्टेंस, ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको आप वेरी कर सकते हैं, और ये है आपका अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। आपको जो चाहिए रिक्वायरमेंट ये है कि यू नीड व्हाट? यू नीड अ बैटरी, अ सेल, एंड देन टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन यू नीड अ की, राइट? एंड देन इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, लेट अस नेम देम A, B, C and D, and in between these 2 points you use a galvanometer. Now what is a galvanometer? We will read in detail, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि ये क्या होता है। फिलहाल आप इतना जान लें कि ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है that is used for detection of current, that is used for detection of small currents. Very small currents can be detected by galvanometer. There are various types. You have Western type galvanometer, d'Arsol type galvanometer. Their sensitivities are different. All that will come in magnetic effect when I teach you about galvanometer. But ये ऐसा उपकरण है, ऐसा apparatus है जिससे आप किसी भी करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि whether or not there is a current in this. इसका जो स्केल होता है वो कुछ ऐसा होता है। This is the galvanometer. इसका स्केल कुछ ऐसा होता है, सेंटर में 0 होता है, then you have markings maybe up to 30, and then you have markings this side up to -30, and the needle remains somewhere here in the center. If the current is flowing in this direction, let us say in the clockwise direction, the needle may deflect to the right, and if the current is flowing in the opposite direction, the needle will deflect to left, okay, depending on whether this point is higher potential or this point is higher potential. And we very well know one thing: if no current is flowing in a conductor, that means there is no potential drop there, right? And the two ends of the conductors or resistor are equipotential, right? Okay, अब शुरू करते हैं हम लोग। हम बेसिक जानते हैं, हम जानते हैं कि ओम लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R. What is V? Potential difference. What is R? Resistance. And what is I? Current through a given element, right? Very fine. So let us call this potential as VA, let us call this potential as VB, let us call this potential as VC, and let us call this potential as VD. And let us say some current comes from here. Let us say some current I1 plus I2 comes from here. I1 goes here and I2 goes here. Now what is our aim today? Our aim is to adjust this resistance R in such a manner so that the current in the galvanometer becomes 0. You increase the R a little bit, the galvanometer goes to right. If you decrease it a little bit, it goes to left. You have to find the exact point, the exact value of R, for which you get a null point. Null point means इसमें से करंट कितनी है? 0. लेकिन 0 इसलिए नहीं है कि वोल्टेज ही नहीं लगी हुई, वोल्टेज है। अगर मैं जरा भी इस R को चेंज करूं तो आई डिटेक्ट, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है।
तो ऐसा क्यों है? आप कहेंगे ऐसा इसीलिए है कि इन दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। मतलब VB और VD क्या है? इक्विपोटेंशियल है फॉर दिस स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन दिस गैल्वानोमीटर इज गिविंग यू नो डिफ्लेक्शन और इट इज गिविंग यू नल पॉइंट, राइट? तो चलिए, अगर I1 करंट यहां से आई और यहां पे अभी IG मैंने जीरो के लिए एडजस्ट किया इसको बैलेंस कंडीशन के लिए, तो नेचुरली इस आर्म में कितनी करंट जाएगी? I1, यहां से I2 आएगी और इसमें कितनी जाएगी? I2, और वापस कितनी चली जाएगी? I1 प्लस I2। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो कुछ IG हो सकता है ऐसे फ्लो हो, या हो सकता है ऐसे फ्लो हो। अगर ये ऐसे फ्लो हो रही है तो D हायर पोटेंशियल पे है, और ऐसे फ्लो हो रही है तो B हायर पोटेंशियल पे है। लेकिन हमारा काम क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग कितने रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं? तीन कौन से? दो नोन, एक वेरिएबल, और एक मुझे आप लाके दे रहे हैं चौथा कि इसका बताइए मुझे कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो आप कहते हैं ठीक है, हम लोग अपना शुरू करते हैं काम, और क्या करते हैं? बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। अब हम लोग मिलके काम करते हैं। अगर इस आर्म में करंट I1 है तो क्या आप मुझे बताएंगे I1 किसके बराबर है? आप कहेंगे सिंपल है, ये VA है, ये VB है, तो आप लिख सकते हैं VA माइनस VB divided by the resistance here, that is equal to P. If I ask you, okay, the same current I1 goes here, what will you write? VB minus VC divided by Q, right? If I rearrange this, I can get what? I can get VA minus VB, VB minus VC is equal to P by Q. This is equation number 1 that I have obtained from this branch. Now you are wise enough to tell me the current here. I2 बताएं, क्या लिखूं? VA minus VD upon R is equal to VC minus VD divided by S. इसको भी रीअरेंज कर देता हूं, लेकिन हमें पता है फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज, जब बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज होती है, कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इस समय क्या होता है? IG जीरो होती है। अगर IG जीरो होती है तो VB किसके बराबर होता है? VD के। तो अगर VB और VD में से यहाँ VD की जगह मैं VB लिख के इसको रिप्लेस करूं तो आप कहेंगे VA माइनस VD की जगह हो जाएगा VB, और VC माइनस VD में इसकी जगह हो जाएगा VB, और ये बराबर होगा R by S के। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू सी, VA माइनस VB, VB माइनस VC, VA माइनस VB, VC माइनस VB। तो आप कहेंगे कि ठीक है, VB माइनस VC, VB माइनस VC। यहाँ पे जब आप गए यहाँ से यहाँ, तो करंट क्या होगी? D माइनस C। नेचुरली ये पॉइंट से ये पॉइंट VD माइनस VC, राइट? तो ये हो गया VB माइनस VC। अब देखिए ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। P by Q is equal to R by S, and we are very happy. S is equal to QR by P. Q was known to me, Q was known to me, P was known to me in ratio, and now R I know because variable resistance कितना है, तो S की अननोन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। अगर कोई मुझे कहेगा मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए, तो आप कहेंगे देखिए S is equal to रो इंटू L डिवाइडेड बाय A। तो रो बराबर हो जाएगी किसके? S इंटू A डिवाइडेड बाय L। तो रो बराबर हो गई कितने? S इंटू पाई D स्क्वायर बाय 4L। नाउ L क्या है? लेंथ ऑफ द गिवन पीस ऑफ वायर। D क्या है? diameter of the given piece of wire whose specific resistance is desired. Why I have written in term of diameter? Because any wire is given to you, you will be using a screw gauge, and the screw gauge gives you the diameter. So pi r square is more common, but then people forget to divide it by 2 and get radius. तो diameter निकालेंगे और diameter substitute करेंगे तो गलती नहीं होगी। Okay? अब इसी पे बेस्ड एक apparatus है जिसका नाम है मीटर ब्रिज, इसी का एक्सटेंशन है। I will not even rub off this diagram, I will be explaining that to you, but first this is the basic of it. इसमें अगर कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है? Okay. Null point, and we have to look for what? Cross arms are balanced. Okay? तो बिल्कुल इसी को देखते हुए इसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो हम लैब में यूज करते हैं अपनी, दैट इज कॉल्ड अ मीटर ब्रिज,
और अ स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, मीटर ब्रिज बोले या स्लाइड वायर ब्रिज बोले, बात एक ही है। तो ये स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज जो है, ये क्या चीज होती है? मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वायर होता है उसकी लेंथ 1 मीटर की होती है। यू हैव अ वुडन प्लैंक, ये एक वुडन प्लैंक है और इसके ऊपर 1 मीटर की एक वायर उन्होंने टाइट कर रखी इस तरह 1 मीटर। यहाँ एक स्केल लगी होती है इस तरह, जिसमें मार्किंग होती है 0 से लेके 100 और यहाँ पे वापस से 0 से लेके 100, ताकि आप 1, 2 ऐसे मेजर कर पाएं और 100 तक पहुंच जाएं और यहाँ से फिर 1, 2 मेजर करके अपर साइड एंड लोअर साइड you have marking in reverse order. Everything in life has a purpose, so this also has a purpose. Okay, so 1 मीटर का एक वायर वुडन प्लैंक पे आपने टाइट कर रखा है। अब क्योंकि सारे कनेक्शन यहाँ नहीं किए जा सकते, तो आप क्या करते हैं? इंसिडेंटली ये वायर जो बना होता है, दिस इज मेड फ्रॉम अलॉयज, इट इज मेड फ्रॉम कॉन्स्टेंटिन और इट इज मेड फ्रॉम मैग्नेटिन। दीज आर अलॉयज। अब इनका क्यों बनता है? इनका इसलिए बनता है कि इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है, जो थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो क्या कम होता है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर विल नॉट बी अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट थिंग। ओके, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ अल्फा इज लो, दैट मीन्स स्मॉल चेंज विल टेक प्लेस पर यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर, सो दैट इज एन एडवांटेजेस थिंग। ओके, अगर वो उसमें वाइड वेरिएशन होता तो फिर हम डिटरमिन ही नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने कही आपसे कि इनको रेजिस्टिविटी हाई क्यों चाहिए? व्हाई कैन नॉट यू यूज दिस अ कॉपर वायर? क्योंकि इसके और इसके बीच में आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए अच्छा खासा, नहीं तो क्या होगा, इसके अक्रॉस इस टर्मिनल का नाम है जी ए, इसका नाम है सी। तो देखिए ए और सी के बीच क्या लगा हुआ है? यू हैव कनेक्टेड अ सेल। तो सबसे पहले मैं यही काम कर रहा हूँ, ए और सी के बीच एक सेल लगा देता हूँ, साथ में एक स्विच लगा देता हूँ और वापस यहाँ आ जाते हैं। तो दिस पार्ट इज एन एब्सोल्यूट। अगर आप इसके कॉपर वायर लगा देते तो क्या होता? दीज 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल गेट शॉर्टेड, राइट? दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। सो यू नीड resistance between this and this. So naturally you need a wire which has considerable resistance. You see, the order of resistivity of conductor is 10 to the power minus 8, whereas for these things like constantin and other things, they 10 to the power minus 6. तो इनकी specific resistance जो है वो उससे 100 times ज़्यादा है। तो ये advantages है इसको यूज़ करना। अब क्योंकि सारे कनेक्शन मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको स्ट्रिप्स लगा के ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ। These are conducting strips, right? तो ये इस तरह सी को भी मैंने एक्सटेंड कर लिया है इस तरह। I have extended this thing to this point, right? तो अगर ये A है तो ये भी कौन है? A है। और ये C है तो ये भी कौन है? C है, राइट? अब देखिए A और यहाँ के बीच में कुछ लग सकता है। देखिए A और D के बीच हमने कुछ लगाया है। A और D के बीच क्या लगाया? ये D है, तो A और D के बीच में यहाँ लगेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये है आपका R। और आप देखिए ये D यहाँ पर और इस C के बीच क्या लगा हुआ है? यू हैव कनेक्टेड अननोन रेजिस्टेंस S, जिसको निकालना है। ओके, और इस D का जो तीसरा टर्मिनल है, यहाँ से मैं एक गैल्वानोमीटर लगा रहा हूँ और इसका दूसरा एंड इस वायर पे टच करूंगा। माइंड यू, ये A पॉइंट था, इसी A पॉइंट को हमने एक्सटेंड किया है। ये तो एक स्ट्रिप है ना, कॉपर की स्ट्रिप है या ब्रास की स्ट्रिप है, जिससे आपने इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया, राइट? ये भी ब्रास की स्ट्रिप है, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ये सिर्फ कनेक्शन, इसमें इस तरह के आपके पास नट हैं, यू सिंपली लूजन देम, पुट अ वायर, टाइटन देम, राइट? So if this point is C, this point is C. If this point is A, this point is A, right? And now you are looking for what? You are looking for null point in the galvanometer by touching it at various point. What I was telling, touch करना है, rub नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर रब करते हैं। देखिए अगर आप इसको इस पे रब करेंगे तो क्या होगा? रब करने से इस वायर का क्रॉस सेक्शन जो होगा वो अफेक्ट होगा। आप अकेले इसको रब करेंगे, ऐसे क्लास में 50 बच्चे होंगे, और अगर आप 2 बार साल में प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर हर साल अगर इस तरह इस पे रगड़ते रहेंगे आप, तो वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा, तो वायर का रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर इस P और Q का रोल कौन कर रहा है? अगर आपको यहाँ कहीं नल पॉइंट मिलता है, यहाँ से मैं नापूं
अगर L लेंथ पे नल पॉइंट मिलता है तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी 100 माइनस L। आप जानते हैं रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कांस्टेंट है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो आप डायरेक्टली इसको लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये किसका रोल करेगा, P का। ये किसका रोल करेगा, Q का। तो ये पॉइंट जो होगा आपका, ये किसका रोल करेगा, B का। तो आप देख सकते हैं, यहां से क्रॉस चेक करिए, A से B क्या है P, तो यहां A से B क्या है P। लेकिन P आज ओम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं है। किसके फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, लेंथ के फॉर्म में, क्योंकि रो और A इसके लिए और इसके लिए बराबर हैं। और रेशियो में क्या होता है, रो A कट जाएंगे। आपको समझाया था कि ये रेशियो है। तो अगर रो और A बराबर है तो मैं लेंथ लिखूं या ओम लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर L है, ये 100 माइनस L है। और आपने मुझे कहा कि अभी क्रॉस आर्म्स बैलेंस्ड हैं। क्यों बैलेंस्ड हैं, क्योंकि ब्रिज में अभी बैलेंस पॉइंट आ चुका है, नल पॉइंट आ चुका है। तो क्रॉस आर्म्स बैलेंस होंगी तो 100 माइनस L इंटू आर, 100 माइनस L इंटू आर विल बी इक्वल टू L इंटू एस, L इंटू एस। तो S किसके बराबर आ गया, 100 माइनस L इंटू आर डिवाइडेड बाय L। ये L क्या है, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस L विद द लेंथ ऑफ अननोन वायर। You will denote that by capital L. ये L क्या है, let me write categorically, this is balancing length for which you are getting the null point, right? Last point is, your experiment is, you have to find what? You have to find the value of rho. तो rho आप कैसे लिखेंगे, S आपने मेहनत करके निकाल लिया है। स्क्रू गेज से इस वायर का डायमीटर निकाल लीजिए, ओके। फिर वो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। और उस वायर की लेंथ, ये L क्या है, लेंथ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। उसका जो रेजिस्टेंस का वायर जो आपको दिया है, उसकी लेंथ कितनी है, ये। इस लेंथ L को इसके साथ कंफ्यूज ना करें, ओके। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगी। और आपका एम यही है, इट इज नॉट टू फाइंड द रेजिस्टेंस, इट इज टू फाइंड द रेजिस्टिविटी, राइट। नाउ इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस इफ आई टेल यू फ्यू सोर्सेज ऑफ एरर, जो गलतियां बच्चे करते हैं और जो प्रिकॉशंस उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात मैंने आपसे ये कही है कि प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट रब दिस पर्टिकुलर वायर, यू टच इट जेंटली एंड फाइंड द नल पॉइंट, राइट। द सेकंड पॉइंट इज, देखिए ये जब जरूरत ना हो तो ये सेल की निकाल दें, है ना। जनरली प्राइमरी सेल यूज नहीं किया जाता है, आप एक्यूमुलेटर यूज, मतलब वो एलिमिनेटर यूज करते हैं, विच इज कन्वर्टिंग AC इंटू DC एंड देन यू आर यूजिंग इट। लेकिन फिर भी अगर इस वायर में से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगी तो ये वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, जब जरूरत हो तभी इसको यूज करें, नहीं तो इसको निकाल के बाहर रखें, राइट। इसका रोल ये है। अब सबसे पहले मैं एक एरर के बारे में बात करता हूं आपसे, जिसे कहते हैं एंड एरर, राइट। और फिर बाकी प्रिकॉशंस पे आता हूं। एंड एरर, देखिए इस पे लास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन था, या मे भी एक साल पहले 2011 में होगा, 12 में। लेकिन आप देखिए उसमें सवाल क्या था, उन्होंने एंड एरर, सिंपल सा कंसेप्ट था, ये लेंथ आपको दी हुई थी कुछ 40 और सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 60। देखिए हम कहना ये चाहते हैं कि आप लेंथ यहां से यहां तक की ले रहे हैं, राइट, जबकि आपने जो आर एक्चुअली लगाया है वो इन पॉइंट्स के बीच में लगाया है, और हमने ये यहां से यहां तक ली है ये मान के कि इनका जो रेजिस्टेंस है, जो भी कंडक्टिंग स्ट्रिप्स आपने यूज की हैं, अगर वो कॉपर की हैं, ब्रास की हैं, तो उनका रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर वायर मेड ऑफ मैग्नेनिन, है ना। लेकिन अगर कोई किसी प्रॉब्लम में कहेगा कि एंड एरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड एंड एरर ऑन द राइट हैंड साइड इज 3 सेंटीमीटर, दैट मींस ही इज टेलिंग यू कि अगर ये वाला जो आपका वायर है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कुछ होगा, मान लीजिए 2 ओम है। अगर 2 ओम है और 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो हर सेंटीमीटर के साथ एसोसिएटेड रेजिस्टेंस कितना है, 2/100। और अगर इस ब्रास की स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 0.04 हो तो ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, लेकिन 0.04 लेंथ में कितनी लेंथ के बराबर है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। हम लैब में ये सब बातें कभी नहीं करते, हम कभी यूज भी नहीं करते एंड एरर, लेकिन वाइवा में कोई पूछ सकता है एंड एरर क्या होता है, सुना है तब बताना है।
एंड एरर इज बिकॉज ऑफ द कनेक्टिंग स्ट्रिप्स यूज्ड एट द एंड। ये जो एंड पे स्ट्रिप्स लगती हैं, इनके रेजिस्टेंस के कारण जो एडिशनल लेंथ हमें लेनी चाहिए वो क्या है, एंड एरर। अब जो सवाल में उन्होंने किया था, आपको 2 और 3 का एंड एरर दे दिया था, वो सिर्फ ये चाहता था कि आप 40 की जगह कितना यूज करें, 42, और 60 की जगह कितना यूज करें, 63। क्यों? क्योंकि स्केल जो पड़ती है वो यहां से यहां तक पड़ती है, लेकिन एक्चुअल में आपको लेना तो ये भी चाहिए। फिर आप कहेंगे आप लेते क्यों नहीं लैब में? हम कहते हैं भाई देखो इतना छोटा है, we are not doing some very scientific kind of an experiment where you desire up to 6 place of decimal you need the accuracy। तो आप उसको negligible मान के छोड़ देते हैं, because this is a conductor 10 to the power minus 8, this is an alloy 10 to the power minus 6, so 100 times less, which is negligibly small. Theoretically it should be considered, but practically we don't in lab. But in exam, if end error is asked, you should be able to write what end error is, and you should be able to do the calculations. End error को क्या कर दो, लेंथ के साथ जोड़ दो। One last word I will add, देखिए आप जब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो, है ना, तो इसमें आपके मैनुअल्स में जो लिखा है उसमें आप उसको देखा देखी मैनुअल की टेबल बनाते हो और फिर कंफ्यूज होते हो, सर लेफ्ट गैप राइट गैप पता नहीं क्या क्या लिखा है। देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वायर या नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या आपको सजेस्ट क्या करते हैं कि देखिए पहले अगर आपने ये R यहां लगाया और इस S को यहां लगाया, मान लीजिए आपने यहां से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने कितना सेट कर दिया, 2, और इसके लिए आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल गई, मान लीजिए यू गॉट 47 सेंटीमीटर, राइट। फिर आपने 3 निकाला, यू गॉट सम लेंथ, take those readings, but then I suggest kya, you have to, you simply shift this here and shift this here and do the same thing again। अभी 2 ओम के लिए आपको कितना मिला था, 47। अभी आप पहले आपने ये स्केल पढ़ी थी ऊपर वाली, अब आपने जब इसको यहां लगाया इसको यहां लगाया तो अब ये वाली स्केल पढ़ी है। हो सकता है कि अब 47 की जगह कितना मिले, 46, तो आप 46 और 47 का मीन लीजिए, वो कितना होगा, 46.5। अगर L है 46.5 तो 100 माइनस L आप निकाल सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड। ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं कि वायर की अगर कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी है, आपको मालूम है कि रैंडम एरर को कम करने का एक ही तरीका है, टू टेक मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड बिकॉज देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्मिटी सस्पेक्टेड, सो यू विल डू दिस। वन मोर थिंग यू शुड कीप इन माइंड, that you should try to obtain the balance between 40 to 60 centimeter. Please don't obtain the balance at 5 and 79 and things like that. At the most you can come to 30 to 70, but don't go beyond that, because ये एक sensitive instrument है, उसका error कम आएगा अगर आप इसको 30 से 70 या preferably 40 से 60 के बीच में लें। तो 40 to 60 मैनुअल लिखता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि अगर आपको 4 रीडिंग लेनी है और रेजिस्टेंस बॉक्स में ये कोई कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं है, यू हैव 1 1 2, सो यू कैन टेक 1 2 3 4 5 इन डिस्क्रीट स्टेप्स ओनली। तो क्या होता है, 4 रीडिंग भी लें और वो भी करें तो कभी कभी एम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी करने लगता है। बच्चा वो 5 ओम निकालता है तो पता चलता है अब 90 पे पहुंच गया, तो क्या करे वो, तो इतने में आ नहीं पाता। तो कम से कम 3 रीडिंग लीजिए, और हर रीडिंग पहले लेफ्ट में लीजिए और फिर उसको राइट में लीजिए, फिर उसका मीन एल ले लीजिए, 100 माइनस एल ले लीजिए, कैलकुलेशन करिए। एब्सोल्युटली लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज, कई बार लोग ये एस की वैल्यू निकालते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरह की होती है जिसमें जो एस निकला हुआ होता है 2.8, 4.5 एंड 10.3, और उसका मीन लेके लिख देते हैं आंसर इज 6 पॉइंट समथिंग। इट इज लाइक सेइंग दैट आई एम मेजरिंग योर हाइट। In the first time when I measured it, it came out to be 6 feet. Now if somebody else comes and measures your height, what he is supposed to get? Around 6, he may get 5.9. But can you get readings like this? पहली बार नापा तो आपकी हाइट 6 थी, 2 मिनट बाद नापा तो 2 थी, और फिर 18 फुट हो गई। That means it is scandalous. How can the readings change like that? So how can a property of a matter, resistance of this change so drastically? How can you get the result? जब ये 2 निकाला है तो आंसर है 4, और जब 3 निकाला है तो आंसर है 6, और फिर निकाला है तो आंसर है 10, और मीन सर ये आ गया। Please, there are 2 things in life, accuracy and precision. What is accuracy? Accuracy,
how close you are to the true reading, and precision is how close are readings, right? So you have to keep in mind कि जिस unknown को आप निकाल रहे हैं, चाहे वो आप 2 निकाल के निकालें, 4 निकाल के निकालें, 6 निकाल के निकालें, भाई s की वैल्यू करीब करीब पास में आनी चाहिए ना। एक 3 आ गई, एक 2.5 आ गई, एक्सेप्टेबल है। एक 3 और एक 10 कैसे आ सकती है? इतना एरर हो सकता है क्या? 300% ऑफ एरर, दैट इज स्कैंडलसली रॉन्ग। होता क्या है कि हम समझते नहीं है, हम सिर्फ कॉपी मारते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर भैया आपका फॉर्मूला ये है और आपने एल ये ली है, मान लो एल किसी ने वहां से ली है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? R इंटू एल, S 100 माइनस एल, है ना? तो बच्चे कहता हूं बेटा चेक करके देख लो, रिवर्स करके देख लो आप। अगर आपने वो वाली रीडिंग ली होगी तो मुझे मालूम नहीं, अगर उससे रीडिंग कंसिस्टेंट आ जाती है तो बी हैप्पी, चेंज द फॉर्मूला। जो मैनुअल में लिखा है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। किसी भी किताब में लिखी हुई कोई भी चीज एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि अगर वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होती तो साइंस प्रोग्रेस ही नहीं करती, है ना? ये सारी डिस्कवरीज ही नहीं होती अगर लोग मान लेते कि एनसीईआरटी 100% सही है। सो डाउट, ओके, राइट, प्लीज।